नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, 42,000 पशुपालकों को राहत और उनके बैंक खातों में 175 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। ये कौन सी योजना या कौन से कार्यक्रम के तहत? ये है लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम कि लंपी रोग के कारण अगर किसी दुधारू पशु की, जिसमें भी खासकर गोवंश की यानी गायों के लिए ये योजना है, लंपी रोग वैसे भी गायों में ही फैला था, अगर उसकी मृत्यु हुई है तो राज्य सरकार द्वारा पशुपालक परिवार को प्रति गोवंश 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। और उसमें अधिकतम कितनों को दी जा सकती है? तो एक परिवार में अधिकतम 2 पशुओं के लिए ये आर्थिक सहायता दी गई है। इसी कार्यक्रम का नाम रखा गया है लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। साथ ही साथ एक 3 दिवसीय किसान महोत्सव भी अब शुरू हो चुका है। 16 जून को ये शुरू हुआ था, 18 जून तक ये चलेगा। जयपुर के सीतापुरा में भी JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वहाँ ये किसान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कल की क्लास में हमने इसको पढ़ा था। इसके अलावा पशुपालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो सब यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा कामधेनु पशु बीमा योजना, जो राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें 10 योजनाएं शामिल हैं। उनमें से एक ये भी है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इस योजना में भी क्या कि प्रति पशु, और उसमें भी दुधारू पशु, और इसमें दुधारू पशु कौन कौन हो सकते हैं? गाय या भैंस। पहले इसमें केवल गाय शामिल थी, बाद में इसमें भैंस को भी शामिल कर दिया गया। और प्रति पशु 40,000 रुपए तक का बीमा कराया जा सकता है। और एक परिवार यानी कि एक पशुपालक के परिवार में अधिकतम 2 पशुओं का बीमा किया जा सकता है। यह है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इसके अलावा सरकार द्वारा अपने प्रयास बताए गए हैं, जैसे कि नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत पर 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 रुपए की गई है। इसके अलावा 12 कृषि मिशन शुरू किए गए हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां डिटेल में दी गई हैं। तो आज हम इन सभी को एक साथ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पशुपालक और किसानों के हित में सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगले पेज पर है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, जो कि 23 जून से ग्राम पंचायत और नगर निकाय में प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिसमें अभी तक 54 लाख से अधिक खिलाड़ी पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 23 लाख से कुछ ज़्यादा है, पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 31 लाख से कुछ अधिक है। इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो ग्रामीण स्तर पर 7 खेल हैं, शहरी स्तर पर 7 खेल हैं। तो इनको हम पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं, आज वापस इसको सारा देखने वाले हैं। और जो तूफान विपर जो आने वाला है, जिसमें जोधपुर में इससे बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया। ये खास जानकारी है कि पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन शिविर 22 जून को होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो इसी योजना के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस योजना से अवगत कराया जाएगा और जो लाभार्थी हैं उनको इससे जोड़ा जा सकता है। अगली जानकारी है महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों का दल राजस्थान के दौरे पर है और राजस्थान का हेल्थ मॉडल बेहतरीन उन लोगों ने बताया है। इसके अलावा यहाँ छोटी सी एक जानकारी दी गई है जो हमारे काम की है कि प्रदेश के 4 राज्य के चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कौन से प्रोग्राम के तहत? ये है NQAS, इस प्रोग्राम के तहत दिया गया है। और राजस्थान के अभी तक कुल 110 राज्य के चिकित्सा संस्थानों को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो इस चीज को भी आज हम देखने वाले हैं। ये हमारा इंडेक्स रहेगा, कौन कौन सी 4 योजनाएं या 4 कार्यक्रम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार। दूसरा, प्रदेश के 4 और राज्य के चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र। यहाँ और शब्द खास है, ऐसा नहीं कि प्रदेश के केवल 4 चिकित्सा संस्थानों को मिला है, 4 और चिकित्सा संस्थानों को मिला है। और इस तरह कुल अब इनकी संख्या 110 हो चुकी है, जिनको राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। पशुपालकों के हित में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रम क्या क्या हैं, तो आज जो सुजस में फ्रंट पेज की न्यूज थी उसको भी आज हम यहाँ देखेंगे। और लास्ट में है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। शुरुआत करते हैं सबसे पहले
पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इनमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, वर्तमान ऊर्जा क्षमता कितनी है, कौन से वर्ष तक कितना लक्ष्य रखा गया है, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक काफी खास चीज है, पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो पुरस्कार प्रदाता है भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कब प्रदान किया गया? तो 15 जून को प्रदान किया गया। इस दिन होता है ग्लोबल विंड डे, विंड यानी पवन। तो ग्लोबल विंड डे के अवसर पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी में ये पुरस्कार राजस्थान को प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि राजस्थान ने वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा की नई परियोजनाएं स्थापित की। यहाँ ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है कि नई, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022-23 में कुल इतनी क्षमता स्थापित हुई। 2022-23 में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई, लेकिन 2022-23 तक कुल कितनी? तो कुल 4337 मेगावाट क्षमता राजस्थान में पवन ऊर्जा की थी। यानी इतनी हो गई, मतलब ये जोड़ने के बाद इतनी कुल हो चुकी थी। 2022-23 में ही जो स्थापित की गई वो 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं थी और इस तरह 2022 तक कुल कितनी हो गई? 4337। और ये आते आते मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो कितनी हो गई? 5204 मेगावाट। अब सीधी सी बात है, अब आज की डेट में अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो ऊर्जा क्षमता है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वो 5000 को क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि मार्च 2023 में ही ये कितनी थी? 5204 मेगावाट। अगली जानकारी है प्रदेश के 4 और राजकीय चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र। अब ये गुणवत्ता प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम संचालित है जिसका शॉर्ट में नाम कहा जाता है NQAS। क्या है NQAS? नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो चिकित्सा संस्थान है वो उन मानकों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, यानी कि उन स्टैंडर्ड्स को वो पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस क्षेत्र में यानी कि इन सारे स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरने वाले राजस्थान के 4 और ऐसे राजकीय संस्थान है, राजकीय चिकित्सा संस्थान है कि सरकारी, तो उनको ये गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। कौन कौन से वो 4 और संस्थान हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा का जुल्मी कोटा, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगरिया हनुमानगढ़, तीसरा शहरी PHC जो RTO ऑफिस के पास कहाँ? सीकर, और चौथा है सागरपड़ा जो कहाँ? धौलपुर। कहने का मतलब एक कोटा का है, एक हनुमानगढ़ से है, एक सीकर से और चौथा धौलपुर से। यहाँ के 4 राजकीय चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ NQAS प्रोग्राम के तहत, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस तरह से प्रदेश के कुल अब 110 राजकीय चिकित्सा संस्थानों को ये गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिल चुका है। अगली जानकारी है पशुपालकों के हित में राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रयास। तो आपने फ्रंट पेज पर देखा था मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाएं साथ के साथ जो कार्यक्रम संचालित हैं उनको एक साथ लिखा गया था कि राज्य सरकार पशुपालकों और साथ के साथ किसानों के हित में क्या क्या काम कर रही है। तो उन्हीं सबको एक साथ हमने लिखने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम, यानी कि लंपी रोग के कारण दुधारू गाय की जिसकी मृत्यु हुई थी उसको सरकार द्वारा 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और प्रति परिवार अधिकतम 2 दुधारू गोवंश यानी गाय को ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। एक पशुपालक परिवार में अधिकतम 2 गायों की मृत्यु हुई है तो उनको 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही है कार्यक्रम लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। अब इससे ही मिलती जुलती एक योजना और है, वो है कामधेनु पशु बीमा योजना। ये भी दुधारू पशुओं के लिए है। जब शुरू की गई थी तो केवल गाय के लिए थी। इसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2023-24 में। राज्य सरकार के जो महंगाई राहत शिविर हैं उनमें भी ये शामिल है। महंगाई राहत शिविर में कुल कितनी योजनाएं संचालित हैं? तो कुल उसमें 10 योजनाएं शामिल हैं। कई बार हम उसको पढ़ चुके हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुए थे, 30 जून तक संचालित रहेंगे। कुल 10 योजनाओं में से एक योजना ये भी है कामधेनु पशु बीमा योजना। जब शुरू की तो केवल गाय के लिए थी, बाद में इस योजना के तहत भैंस का भी बीमा कराना सम्मिलित कर लिया गया है। एक दुधारू पशु गाय या भैंस का अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा कराया जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा संभव है। आगे है मुख्यमंत्री
दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना को डिटेल में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें अनुदान राशि जो है 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इससे पहले ही कितनी थी? इससे पहले थी ये 2 रुपये प्रति लीटर। ये बढ़ाई गई कब? इससे पुराने वाले बजट में, यानी कि बजट 2022-23 में ही ये घोषणा कर दी गई थी। किसानों के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 कृषि मिशन संचालित हैं इस बार के बजट में, यानी कि बजट जो 2023-24 आया था उसमें एक नया मिशन जोड़ा गया, तब ये 12 कृषि मिशन हो गए। इससे पहले ये 11 कृषि मिशन संचालित थे। कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 7,500 करोड़ रुपए। पहले ये 5,000 करोड़ थी। किसानों को नवीन तकनीक से पहले 5,000 करोड़ थी, उससे पहले 2,000 करोड़ थी, अब कितनी है? 7,500 करोड़। किसानों को नवीन तकनीक से अवगत कराने के लिए जयपुर के सीतापुरा में भी जो सेंटर है JECC, यहाँ किस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो यहाँ 3 दिवसीय किसान महोत्सव का संचालन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 जून को शुरू होकर 18 जून 2023 तक चलेगा। कल की क्लास में हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी था। अगली जानकारी है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, जो कि 23 जून 2023 से शुरू होंगे। इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इनका समापन समारोह शुरू होगा 29 अगस्त 2023 को, जिस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले भारत के कौन खिलाड़ी? मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में ही था राष्ट्रीय खेल दिवस। और उसी दिन यानी कि 29 अगस्त 2022 को शुरू हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 ये शुरू हुए थे 29 अगस्त को, और इस बार 2023 वाले ग्रामीण और शहरी ओलंपिक इस दिन इनका समापन समारोह शुरू होने वाला है। अब इसमें आयोजक कौन कौन होंगे? तो राजस्थान सरकार का खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन और खेलों के संचालन के लिए विभिन्न समितियां, इन सभी का गठन किया जाएगा और सम्मिलित रूप से सभी मिलकर इन खेलों का आयोजन करेंगे। अब मन में एक सवाल आता है, इतने सारे विभाग इनके आयोजन के लिए क्यों शामिल हो रहे हैं? तो अभी आपने न्यूज में देखा था कि लगभग 54 लाख खिलाड़ी हैं जो अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही इसमें आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। अब सीधी सी बात है, कोई एक विभाग इसको नहीं संभाल सकता। जैसे कि खेल विभाग, अब शिक्षा विभाग, अगर छात्र या छात्राएं भाग लेती हैं तो शिक्षा विभाग इसमें इन्वॉल्व होगा। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग भाग लेंगे तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग भाग लेगा। शहरी क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है तो स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन सीधी सी बात है शामिल होगा ही, अगर किसी जिले में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और इनके संचालन के लिए अलग अलग समितियों का भी गठन किया जाना आवश्यक है, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट होंगी समितियां इनके आयोजन के लिए। तो इतने सारे विभाग इसमें शामिल है। कुल बजट कितना रखा गया? 130 करोड़ रखा गया है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के, और पिछली बार जो 2022 में ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उन पर 40 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। खिलाड़ियों की क्या कोई आयु सीमा निर्धारित है? तो इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी किसी भी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसके तहत पात्र होंगे। तो भाग लेने के लिए तो कोई आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी मान लेते हैं 54 लाख खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे कि इसमें जो खिलाड़ियों की आयु सीमा है, कहीं आपको मिलेगा 10 वर्ष से 80 वर्ष, कहीं मिलेगा आपको 8 वर्ष से 80 वर्ष, ऐसा कुछ मिल सकता है। उसका कारण क्या है? किसी को आवेदन करना है अगर इन खेलों में खेलने के लिए, तब आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन जो लोग आवेदन कर चुके हैं, मान लेते हैं पूरे खेल में 54 लाख खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो इन 54 लाख में से किसी न किसी खिलाड़ी की जो मिनिमम आयु होगी और जो मैक्सिमम होगी, उसी को आप कहीं ना कहीं ये पढ़ लेते हैं। जैसे कि न्यूज में आएगा, अगर 54 लाख में से सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कोई 8 वर्ष का बालक है और सबसे अधिक उम्र का खिलाड़ी कोई 80 वर्ष का बुजुर्ग है, तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि इनके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 8 से 80 वर्ष, जबकि ऐसा नहीं है। आवेदन सभी उम्र के खिलाड़ी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है तो उनकी कोई ना कोई तो उम्र रही होगी, उसी में से न्यूनतम और अधिकतम उम्र वाले खिलाड़ियों को अगर छांट के लिख दिया जाता है तो ऐसा भ्रम होता है कि ये इनके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि वो नहीं है। कौन कौन से खेल इसमें सम्मिलित हैं? तो शहरी क्षेत्रों में 7 खेल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 7 खेल हैं। खेल दोनों में 7-7 हैं। दोनों में 5 खेल कॉमन हैं जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। 2 खेल ऐसे हैं जो इधर अलग हैं और इधर अलग हैं। इस तरह से बात की जाए तो 5 खेल दोनों में कॉमन है। 2 ऐसे हैं जो केवल शहरी क्षेत्रों में हैं, 2 खेल ऐसे हैं जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस तरह अगर ये बात की जाए
कि इनमें कुल कितने प्रकार के खेलों का आयोजन होने वाला है, तो कुल इसमें 9 प्रकार के खेलों का आयोजन होने वाला है। 9 कैसे, तो 5 दोनों में कॉमन है, 2 केवल ग्रामीण में और 2 केवल शहरी में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एथलेटिक्स शहरी क्षेत्र में, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और खो खो, इस तरह से 7 खेल हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें खो खो जो है केवल बालिका वर्ग या महिला वर्ग के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो और रस्साकसी। इसमें खो खो और रस्साकसी केवल महिला वर्ग या बालिका वर्ग के लिए है और शूटिंग वॉलीबॉल केवल बालक वर्ग के लिए है। अब आप क्या पहचान पा रहे हैं कौन से ऐसे खेल हैं जो केवल शहरी क्षेत्रों में है। एक तो एथलेटिक्स, ये केवल शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण में आप इसको नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा है बास्केटबॉल, जो केवल शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। अब ऐसे कौन से खेल हैं जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक शूटिंग वॉलीबॉल, जो कि शहरी क्षेत्रों में नहीं है, और दूसरा है रस्साकसी। ये 2 अलग अलग खेल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 अलग कौन से, शूटिंग वॉलीबॉल और रस्साकसी। शहरी क्षेत्रों में 2 अलग खेल कौन से, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। बाकी के जो 5 यहाँ बचे वो इधर भी हैं और इधर भी हैं, जैसे कि कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो। वो वहाँ भी हैं, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो। इस तरह से 5 ये, 2 ये और 2 ये, कुल मिलाकर इसमें 9 तरह के खेल शामिल हैं। अब खेलों का आयोजन कितने स्तरों पर होगा और कब कब होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 स्तरों पर होगा। 4 स्तर कौन कौन से, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। और शहरी क्षेत्रों में इनका आयोजन 3 ही स्तर पर होगा, नगर निकाय स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। जिला स्तर, राज्य स्तर यहाँ भी हैं, जिला स्तर और राज्य स्तर यहाँ भी हैं। यहाँ शुरुआत होती है ग्राम पंचायत स्तर से, जो कि इसके इक्विवेलेंट है यहाँ नगर निकाय स्तर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा एक स्तर एक्स्ट्रा है, वो है ब्लॉक स्तर, जो कि शहरी क्षेत्रों में नहीं है। कब से कब आयोजन शुरू होने वाला है, सबसे पहले ग्राम पंचायत से शुरू होगा 23 जून से। यहाँ जीतने वाली टीमें जाएंगी ब्लॉक स्तर पर, वहां से जो विजेता रहेंगे वो जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर। ऐसे ही यही क्रम यहाँ रहेगा। नगर निकाय यहाँ जो जीते वो जिला स्तर पर, वहां जो जीते वो राज्य स्तर पर। फिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। ग्लोबल विंड डे के अवसर पर, कब था ग्लोबल विंड डे, ये था 15 जून के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो इंपॉर्टेंट जानकारी क्वेश्चन में यही दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। ऑप्शन है आपके 867 मेगावाट, 4337 मेगावाट, 5204 मेगावाट या 1104 मेगावाट। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।